हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि है हमारा मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा टॉपिक है द रूट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। द रूट इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकार्बोनेट्स प्लांट, ज़्यादातर डाइकार्ब प्लांट में द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ज़्यादातर डाइकार्ब प्लांट में रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। अब इट वेयर लेटरल रूट सेवरल ऑर्डर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट एटसेट्रा। यानी कि प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट का फॉर्मेशन होता है। अब द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। यानी कि प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं टैप रूट सिस्टम को। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड प्लांट। अब इन मोनोकार्टिनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। मोनोकाट प्लांट में जो प्राइमरी रूट होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, और इनको रिप्लेस कर दिया जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट के द्वारा। अब यहाँ पर जो लार्ज नंबर रूट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है प्राइमरी रूट को, और इन रूट को हम फाइब्रस रूट सिस्टम का नाम देते हैं। और फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो ऐसा हमको व्हीट प्लांट में यानी कि गेहूं के पेड़ में देखने को मिलता है। अब इन सम प्लांट जैसे कि ग्रास हो गया, मोन्स्टेरा और बनियान ट्री, रूट यहाँ पर रेडिकल से ना निकलकर प्लांट के किसी अदर पार्ट से निकलती हैं। तो ऐसी रूट जो रेडिकल से ना निकलकर किसी अदर पार्ट से निकलती हैं तो उन रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और एडवेंटिशियस रूट यहाँ पर बनियान ट्री, मोन्स्टेरा और चिक में पाई जाती हैं। अब द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो हमारी रूट होती हैं उनका मेन काम होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब करना सॉइल से। अब प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो हमारी रूट होती है उनका मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से, और ये अपने अंदर फूड स्टोरेज कर लेती हैं। यहाँ पर एक एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिखाया गया है, उसको हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो हमको डायग्राम दिखाया गया है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्राउंड के अंदर का पूरा पार्ट है इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो ग्राउंड से ऊपर इतना पार्ट पाया जा रहा है जिसको हम शूट सिस्टम का नाम देते हैं। शूट सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्लावर पाए जाते हैं, फ्रूट्स पाए जाते हैं, स्टेम और लीफ पाई जाती हैं। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम पे नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। दो नोड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम इंटरनोड का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो आपको डायग्राम अगला दिखाया गया है, यहाँ पर ए डायग्राम आपको दिखाया गया है। यहाँ पे जो मेन रूट आपको दिखाई गई है ये प्राइमरी रूट है। उसके बाद इस मेन रूट से ये जो ब्रांचेस निकली हैं ये सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट निकली हुई हैं। अब जो यहाँ पे अगला डायग्राम दिखाया गया है ये व्हीट प्लांट फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो रूट निकल रही हैं एकदम स्टेम के बेस से निकल रही हैं, इसीलिए इनको फाइब्रस रूट कहते हैं। और फाइब्रस रूट में जो प्राइमरी रूट होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और इनको लार्ज नंबर ऑफ रूट के द्वारा जल्दी ही रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड डायग्राम आपको दिखाया गया है ये एडवेंटिशियस रूट का दिखाया गया है। और यहाँ पर जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं वो रेडिकल से ना निकलकर प्लांट के किसी अदर पार्ट से निकलती हैं। तो ऐसी रूट जो प्लांट के किसी अदर पार्ट से निकले रेडिकल को छोड़कर, तो ऐसी रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है रीजन ऑफ द रूट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया है, उसके बाद हम आपको पॉइंट टिक करवा देंगे। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में आपको सबसे लास्ट में स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप की अगर हम बात करें तो ये कवर करता है रूट अपेक्स को, जो कि हमारा सॉइल में अंदर के लिए जाता है उसको कवर करके रखता है। अब इस रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, और इन सेल्स की अगर हम बात करें
तो इन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ पर इस डेंस प्रोटोप्लाज्म की वजह से यहाँ की सेल बहुत तेज़ी से डिवीजन करती हैं, इसीलिए इस रीजन को रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहा गया है। उसके बाद दूसरा रीजन हमारा दिखाया गया है, उसको हम रीजन ऑफ इलांगेशन कहते हैं। और यहाँ की सेल्स जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से इलांगेट करती हैं, यानी कि लंबाई में बढ़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रीजन ऑफ मैचुरेशन दिखाया गया है, और रीजन ऑफ मैचुरेशन में जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती हैं, और मैच्योर होने के बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है, और यही रूट हेयर दरअसल में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिखाए गए हैं वो टिक कर लेते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। रूट का जो अपेक्स होता है, जो किनारा होता है, वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा कवर होता है, जिसको हम रूट कैप कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये जो टेंडर अपेक्स, जो मुलायम किनारा होता है रूट का, उसको ये कवर करके रखती हैं, जो कि ज़मीन में अंदर की तरफ जाता है। ए फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाया जाता है, और इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की जो सेल्स होती हैं वो वेरी स्मॉल होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और उनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर दे डिवाइड रिपीटेडली, ये बार बार डिवीजन करती हैं। द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलांगेशन, और यहाँ पर उसके बाद में जो सेल्स हमारी होती हैं वो रैपिड इलांगेशन करती हैं और इनलार्जमेंट करती हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो ग्रोथ करती हैं लेंथ में, और लेंथ में ग्रो करने के बाद यहाँ का जो रीजन होता है इसको हम रीजन ऑफ इलांगेशन का नाम देते हैं। अब द सेल ऑफ द इलांगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। यहाँ की जो इलांगेशन की सेल्स होती हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं। दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलांगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन, और इस रीजन को हम रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, और यहाँ रूट हेयर, इनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, जो कि हमारे एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होते हैं। अब एक्चुअली में यही रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये था हमारा रीजन ऑफ रूट के बारे में। चलिए बेटा, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो देखते हैं इसमें, रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो रूट होती हैं वो अपने शेप में चेंज कर लेती हैं, अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती हैं, और ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इनका मेन फंक्शन जो होता है वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना होता है, लेकिन ये अपने शेप में चेंज करती हैं, स्ट्रक्चर में चेंज करती हैं, इन फंक्शन के अलावा किसी और फंक्शन के लिए। जैसे दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, ये अपने आप को सपोर्ट के लिए मॉडिफाई करती हैं, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई करती हैं, और रिस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई करती हैं। अब टैप रूट ऑफ कैरेट टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट सोइलन। टैप रूट जो कि हमारी कैरेट और टर्निप में पाई जाती हैं, और एडवेंटिशियस रूट जो कि हमारी स्वीट पोटैटो में पाई जाती हैं, ये फूल जाती हैं और अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती हैं। अब हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर आर दैट सपोर्ट अ बनियान ट्री। इनको हम प्रोप रूट कहते हैं, जो बनियान ट्री में नीचे लटकते हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम प्रोप रूट कहते हैं, और वो बनियान ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सिमिलरली इसी तरह से द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर कैन, मेज यानी कि मक्का और शुगर कैन यानी कि गन्ने में जो सपोर्टिंग रूट होती हैं वो स्टेम के लोअर नोड से निकलती हैं, जिनको हम स्टिल्ट रूट का नाम देते हैं। अब इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा,
अगर हम राइजोफोरा प्लांट की बात करें तो राइजोफोरा प्लांट जो होता है वो स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करता है और यहाँ पर मैनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड, यहाँ पर बहुत सारी रूट जो होती हैं वो ग्राउंड से बाहर निकल आती हैं वर्टिकली अपवर्ड, और इन रूट को हम निमेटोफोर रूट का नाम देते हैं। अब ये जो निमेटोफोर रूट होती हैं ये हेल्प करती हैं गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, यानी कि राइजोफोरा प्लांट में जो हमारी निमेटोफोर रूट होती हैं वो ग्राउंड के बाहर निकल आती हैं, वर्टिकली अपवर्ड निकल आती हैं और ये रिस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये हमारा यहाँ पर दिखाया गया है बनियान ट्री का स्ट्रक्चर, और इस बनियान ट्री में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो रूट है ये हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, इनको हम प्रोप रूट कहते हैं। ये जो आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हैंगिंग स्ट्रक्चर है और ये बनियान ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो आपको डायग्राम देख पा रहे होंगे ये डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। पहला जो यहाँ पे टर्निप एंड कैरेट, ये दोनों में हमारी टैप रूट पाई जाती हैं और ये टैप रूट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होती हैं। उसके बाद ये स्वीट पोटैटो आप देख पा रहे होंगे, इस स्वीट पोटैटो में जो होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं और ये अपने अंदर फूड स्टोरेज का काम कर लेती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आप प्लांट देख रहे हैं ये हमारा राइजोफोरा प्लांट है और राइजोफोरा प्लांट में जो रूट होती हैं वो ग्राउंड के बाहर निकल आती हैं वर्टिकली अपवर्ड और ये रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि जो राइजोफोरा प्लांट होता है ये स्वैम्पी एरिया में पाया जाता है और स्वैम्पी एरिया जो होती है वो मडी होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को ग्राउंड के बाहर निकाल लेती हैं और ये रिस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। द स्टेम, व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम रूट, कौन से फीचर हैं जो स्टेम को रूट से अलग करते हैं। तो स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम का फॉर्मेशन प्लूम्यूल से होता है और रूट का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे रेडिकल से होता है। अब द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, स्टेम जो होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है, ऊपर के लिए निकलता है और इसके ऊपर लीव्स पाई जाती हैं, फ्लावर्स पाए जाते हैं और फ्रूट्स पाए जाते हैं। इट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, और ये जो स्टेम हमारा होता है ये एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से डेवलप होता है। द स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड, स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स बोर्न आर कॉल्ड नोड, ऐसा रीजन जहाँ पर से लीव्स निकलती हैं उसको हम नोड कहते हैं। और इंटरनोड की अगर हम बात करें तो इन दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। द स्टेम बियर बड विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी, जो हमारा स्टेम होता है उसके ऊपर बड पाई जाती हैं और बड हमारी दो टाइप की होंगी, एक तो टर्मिनल और दूसरी एक्सिलरी। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग, स्टेम जो होता है वो जनरली ग्रीन होता है जब वो यंग होता है और धीरे धीरे बाद में ये वुडी हो जाता है और ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। अब अगर हम स्टेम के फंक्शन की बात करें तो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज सेपरेटिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, इनका मेन फंक्शन जो होता है ब्रांचेस को फैलाना होता है, लीव्स और फ्रूट का पाया जाना। अब इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, सम स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, कुछ स्टेम होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं फूड स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है। अब अगर यहाँ पे हम नोड और इंटरनोड का आपको डायग्राम बना के दिखाएं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा स्टेम है और यहाँ पे ये नोड पाए जाते हैं, यहाँ से ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, हर नोड से ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा और ये नोड के बीच का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो ये था हमारा स्टेम और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं।
अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें, द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। स्टेम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अब दे आर मोडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये भी अपने आप को, स्टेम भी रूट की तरह अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है कुछ अदर फंक्शन के लिए। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम जो कि हमारा ज़मीन के अंदर पाया जाता है, पोटैटो में, जिंजर में, टर्मरिक, जमीन कंद और कैलोकेसिया में। इनमें स्टेम हमारा अंडरग्राउंड होता है एंड मॉडिफाइड स्टोर फूड इन देम। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ प्रोनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अपनी जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसको निकालने के लिए, उसको व्यतीत करने के लिए इसमें ये स्टेम जो होते हैं वो ऑर्गन ऑफ प्रोनेशन की तरह भी काम करते हैं। अब स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। जो स्टेम टेंड्रिल होते हैं वो एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं, आर सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड एंड हेल्प टू प्लांट टू क्लम्ब। और ये प्लांट के लिए हेल्प करते हैं किसी भी मीडियम के ऊपर चढ़ने में या फिर किसी प्लांट के ऊपर चढ़ने में। कैसे? जिनमें जैसे कि अगर हम बात करें सच एज इन गार्ड, जैसे कुकम्बर हो गया, पंपकिन हो गया और वाटरमेलन हो गया और ग्रेप वाइन्स हो गया। एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। जो हमारी एक्सिलरी बर्ड होती है ये मॉडिफाई हो जाती है थॉर्न में, कांटों मॉडिफाई हो जाती है। थॉर्न आर फाउंड इन मैनी प्लांट सच एज सिट्रस, जिसको हम नींबू कहते हैं, और वैगनविलिया में जो स्टेम जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो अपने आप को कांटों में मॉडिफाई कर लेती है। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। जो चरने वाले प्लांट होते हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो अपने आप को कांटों में मॉडिफाई कर लेती है। अब सम प्लांट ऑफ एराइड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड। जो स्टेम होते हैं कुछ प्लांट में वो चपटे हो जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं, जैसे कि अपुंसिया में ऐसा होता है। और फ्लैसी सिलेंड्रिकल, या फिर ये फ्लैसी रसीले हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, जैसे कि यूफोर्बिया में ऐसा होता है। अब दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी फोटोसिंथेसिस। वो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता होगा। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये हमको जिंजर दिखाई गई है, ये पोटैटो दिखाया गया है, ये जमीन कंद हमको दिखाया गया है। ये हमारे मॉडिफाई हो जाते हैं, स्टोरेज के लिए फूड स्टोर कर लेते हैं। अब उसके बाद में अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेम मॉडिफाई होती, जो एक्सिलरी बर्ड हमारी होती है वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में, कांटों मॉडिफाई हो जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है टेंड्रिल में, और ये प्लांट को चढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ पे रूट जो होती हैं वो एराइज होती हैं फ्रॉम नोट्स से। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। कुछ प्लांट में जो स्टेम होते हैं जैसे कि हमारा ग्रासेस हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गई, सेपरेट टू न्यू निके व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड। इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन slender lateral branches arise from the base of the main axis and after growing early from some time arc डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। और आगे जाके ये ग्राउंड को टच करती है, यानी कि एक जगह से ये निकलते हैं, फिर थोड़ा बढ़ते हैं, फिर आगे ग्राउंड को टच करते हैं, फिर थोड़ा बढ़ते हैं, फिर आगे ग्राउंड को टच कर जाते हैं। ए लेटरल ब्रांच विद शार्ट इंटरनोड, ईच नोड वेयरिंग रोस्टेल, रोस्टेल ऑफ लीव्स मतलब होता है गुच्छे नुमा, एंड टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, जैसे कि फिसिया हो गया हमारा और आइकॉर्निया हो गया। इन बनाना एंड पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द basal and underground portion of main stem and grow horizontally beneath the
सॉइल, बिनथ का मतलब होता है सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं, एंड कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग लीफी शॉट, और ये एक लीफी शॉट यानी कि यहाँ से लीफेस का, लीफ की तरह स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में। चलिए बेटा, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लीफ। चलिए देखते हैं इसमें। द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। जो हमारी लीफ होती है वो लेटरल होती हैं और जनरली ये फ्लैटेंड यानी कि चपटी होती हैं, जो कि हमारी स्टेम पर पाई जाती हैं। इट डेवलप एट नोड, और ये नोड पर डेवलप होती हैं, एंड वेयर वर्ड इन इट्स एक्सिल, इनमें इनकी एक्सिल पर बड पाई जाती हैं। अब एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, जो हमारी एक्सिलरी बड होती है बाद में इन्हीं से ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो हमारी लीफ होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती हैं, एंड अरेंज्ड इन एक्रोपिटल आर्डर, और ये एक्रोपिटल आर्डर में अरेंज होती हैं। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट 3 मेन पार्ट, जो हमारी लीफ होती है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला हमारा लीफ बेस, दूसरा पेटियोल, और तीसरा लेमाइना। ये 3 पार्ट जो होते हैं हमारे लीफ में पाए जाते हैं। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, जो हमारी लीफ होती है वो स्टेम से अटैच होती है लीफ बेस के द्वारा। अब इट वेयर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स, लीफ में 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम स्टिप्यूल का नाम देते हैं। इन मोनोकाट प्लांट, अगर हम मोनोकाट प्लांट की बात करें तो इनमें जो लीफ हो बेस होता है वो एक्सपेंड कर जाता है और स्टेम को पार्शली और होली उसको कवर कर लेता है। अब अगर हम लेगुमिनस प्लांट की बात करें तो लेगुमिनस प्लांट में जो लोग हमारा लीफ बेस होता है वो फूल जाता है, जिसको हम पल्विनस कहते हैं। द पेटियोल हेल्प होल्ड ब्लेड टू लाइट, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड, देयरबाय कूलिंग द लीफ, यानी कि ठंडक प्रोवाइड करता है लीफ को, ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। अब द लेमाइना आर लीफ ब्लेड, लेमाइना यानी कि जिसको हम लीफ ब्लेड का भी नाम देते हैं, उसको हम लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं, इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेंस एंड वेनलेट, जो हमारा लेमाइना होता है उसमें वेंस और वेनलेट पाई जाती हैं। देयर इज यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन, जिसको हम मिडरिब का नाम देते हैं, जो हमारी लीफ होती है उसके बीच में एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन पाई जाती है जिसको हम मिडरिब का नाम देते हैं। वेंस प्रोवाइड रेजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, जो हमारी वेंस होती हैं वो लीफ ब्लेड को रेजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर मिनरल एंड फूड मटेरियल, और ये चैनल की तरह काम करती हैं जिससे ट्रांसपोर्ट होता है हमारा वाटर मिनरल और फूड मटेरियल। अगर हम शेप की बात करें, द शेप मार्जिन अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, जो हमारा शेप होता है, अपेक्स होती है सरफेस जो होती है हमारी लीफ की, और इंसीजन जो होते हैं वो डिफरेंट लीव्स में वेरी करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं लीफ का। ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हमको लीफ दिखाई गई है। इसमें जो बाहर का ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे इसको हम लेमाइना या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं। इस स्टेम से जो हमारी लीफ अटैच है जिसको हम लीफ बेस कहते हैं, इस लीफ बेस के द्वारा हमारा जो लीफ होती है वो स्टेम से अटैच रहती है। ये जो लेमाइना को होल्ड करके रखता है जिसको हम पेटियोल कहते हैं, और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है लीफ बेस के पास जिसको हम स्टिप्यूल्स का नाम देते हैं, और लीफ बेस के पास में एक बड निकलती है जिसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। तो ये आप डायग्राम अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बिनेशन। अगर हम बिनेशन की बात करें, द अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड द वेनलेट इन द लेमाइना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज बिनेशन। वेंस और वेनलेट के अरेंजमेंट को हम बिनेशन कहते हैं। अब
व्हेन द वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क द विनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। जब वेनलेट लेमाइना के अंदर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेती हैं जिसको हम रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लेमाइना, जब वेन्स हमारी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं लेमाइना के अंदर, तो ऐसे विनेशन को हम पैरेलल विनेशन कहते हैं। अब लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट जनरली पजेज रेटिकुलेट विनेशन। जो हमारी डाइकाट प्लांट की लीफ होती हैं उनमें रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। वाइल जबकि पैरेलल विनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मोनोकाटिलिडोनस प्लांट, जबकि हमारा जो मोनोकाट प्लांट होते हैं उनमें पैरेलल विनेशन पाया जाता है। चलिए यहाँ पे हम डायग्राम आपको दिखा देते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए ये यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम दिखा पा रहे हैं। ये जो डायग्राम हमारा है इसके अंदर देख पा रहे होंगे आप कि जो बीच में हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम मिडरिब कहते हैं। और यहाँ पे जो बेंस हमारी हैं एक इस तरीके से नेटवर्क बना लेती हैं जिसको हम रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। और रेटिकुलेट विनेशन जो हमारा होता है वो डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। यहाँ पे दूसरा डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये हमारा लेमाइना है और इसमें जो हमारी वेंस है वो एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से अरेंज है, इसीलिए इसको हम पैरेलल विनेशन कहते हैं। और पैरेलल विनेशन जो हमारा होता है वो मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है। तो ये था हमारा विनेशन के बारे में। चलिए बेटा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीव्स। तो अगर हम लीफ के टाइप की बात करें तो हमारी लीफ दो टाइप की होती हैं, एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। अगर हम सिंपल लीफ की बात करें तो सिंपल लीफ में या तो इंसीजन नहीं पाया जाएगा यानी कि लेमाइना हमारा एंटायर होगा यानी पूरी लेंथ में होगा, और अगर इंसीजन पाए जाएंगे तो ये मिडरिब को टच नहीं करेंगे और ऐसी लीफ को हम सिंपल लीफ कहते हैं। अब अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करें तो कंपाउंड लीफ में इंसीजन पाए जाते हैं और ये इंसीजन जो हमारी लेमाइना होता है उसके अंदर जो मिडरिब पाई जाती है मिडरिब को इंसीजन टच कर जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो हमारी लीफ होती है वो नंबर ऑफ लीफलेट में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब जो हमारी सिंपल लीफ होती है और कंपाउंड लीफ होती है इन दोनों के पिटियोल के एक्सेल पर एक बड पाई जाती है जो हमारी बड लीफलेट में अब्सेंट होती है। अब अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करें तो कंपाउंड लीफ हमारी दो टाइप की होती हैं, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब अगर हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की बात करें तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में जो नंबर ऑफ लीफलेट होते हैं वो एक कॉमन एक्सिस पाए जाते हैं जिसको हम रैचिस कहते हैं। जो हमारी रैचिस होती है ये मिडरिब को रिप्रेजेंट करती है, और अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर लें तो एग्जांपल हमारा नीम हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा टाइप हमारा है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब अगर हम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ की बात करें तो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में जो हमारे लीफलेट होते हैं एक कॉमन पॉइंट पर पाए जाते हैं यानी कि पेटियोल के टिप पर पाए जाते हैं। तो ऐसी लीफ को हम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा सिल्क कॉटन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में यहाँ बेस पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमको एक बड दिखाई गई है, और यहाँ पे जो बीच में स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये हमारे रैचिस है जिसको हम मिडरिब कहते हैं, और इसमें ये आपको नंबर ऑफ लीफलेट दिखाए गए हैं। ये हमारे लीफलेट में डिवाइड हो गए क्योंकि इनमें क्या हुआ है कि इंसीजन मिडरिब को टच कर गया है, इसलिए इसको हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। और यहाँ पर पाल्मेटली कंपाउंड लीफ आप देख पा रहे होंगे ये हमको पेटियोल दिखाया गया है, और यहाँ के पेटियोल का जो टिप है इस पे नंबर ऑफ लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पे पाए जा रहे हैं, जबकि इस डायग्राम में आपने देखा कि जो हमारे लीफलेट थे वो कॉमन एक्सिस पर पाए जा रहे थे जिसको हम रैचिस कहते थे। और यहाँ पर दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक कॉमन पॉइंट के ऊपर सारी लीफलेट पाई जा रही हैं, इसीलिए इनको पाल्मेटली कंपाउंड लीफ कहा जाता है और इनको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहा जाता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बेटा यहाँ पे हमारा है फाइलोटैक्सी। तो अगर यहाँ पर हम फाइलोटैक्सी की बात करें तो फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस। स्टेम अथवा ब्रांच के ऊपर लीफ के अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सी कहते हैं।
अगर हम फाइलोटैक्सी की बात करें तो फाइलोटैक्सी हमारी 3 टाइप की होती है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी एंड वर्ल टाइप फाइलोटैक्सी। अब अगर हम अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की बात करें तो इसमें टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, एक लीफ हर एक नोड से अराइज होगी और वो अल्टरनेट मैनर में अराइज होगी। अभी हम आपको डायग्राम दिखा देंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा चाइना रोज हो जाएगा, मस्टर्ड प्लांट हो जाएगा और सनफ्लावर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम अपोजिट फाइलोटैक्सी की बात करें तो अपोजिट फाइलोटैक्सी में जो पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड, एक पेयर लीफ अराइज होती हैं हर एक नोड से और ये अपोजिट मैनर में होती हैं, और ऐसा हमको कैलोट्रोपिस में और गुआवा में देखने को मिलता है। अब अगर हम वर्ल टाइप की फाइलोटैक्सी की बात करें तो यहाँ पर इफ़ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट नोड, एक ही नोड से 2 या 2 से ज़्यादा लीफ अराइज होती हैं और एक वर्ल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, तो ऐसी फाइलोटैक्सी को हम वर्ल टाइप की फाइलोटैक्सी कहते हैं, और ऐसा हमको एस्टोनिया में देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, पहला डायग्राम हमको दिया है, यहाँ पे हर एक नोड से आप देख पा रहे होंगे कि लीफ अराइज हो रही हैं, और ये जो लीफ अराइज हो रही हैं वो अल्टरनेट मैनर में अराइज हो रही हैं, इसीलिए इसको अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहा जाता है। दूसरे डायग्राम में ये हमको हर एक नोड से एक पेयर ऑफ लीफ अराइज हो रही हैं, और दोनों जो लीफ अराइज हो रही हैं वो एक दूसरे के अपोजिट निकल रही हैं, आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसीलिए इसको अपोजिट फाइलोटैक्सी कहा जाता है। और जो तीसरा डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट से 2 या 2 से ज़्यादा लीफ अराइज होती हैं, इसीलिए इसको वर्ल टाइप की फाइलोटैक्सी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब यहाँ पर बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन द फोटोसिंथेसिस। लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं फोटोसिंथेसिस के अलावा किसी और फंक्शन के लिए, जैसे दे कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल, ये हमारी जो लीफ होती हैं वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि क्लम्बिंग में हेल्प करती हैं, जैसा कि आप पी प्लांट में देख सकते हैं। और हमारी जो लीफ होती हैं वो स्पाइंस में भी रिड्यूस हो जाती हैं, जो कि हम कैक्टाई में देख सकते हैं, और ये अपने बचाव के लिए, ये जो ब्राउजिंग एनिमल होते हैं उनसे बचाव करने के लिए ऐसा करती हैं। अब द फ्लैशी लीफ ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, जो फ्लैशी रसीली लीफ होती हैं हमारी ओनियन और गार्लिक में, ये अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती हैं। अब इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। अगर हम ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की बात करें तो इसमें लीफ जो होती हैं वो छोटी होती हैं और शॉर्ट लिव्ड यानी कुछ समय के लिए होती हैं। द पेटियोल इन दीज लीव एक्सपेंड, इनमें पेटियोल एक्सपेंड हो जाता है, बिकम ग्रीन, और ग्रीन हो जाता है। जब पेटियोल ग्रीन हो जाता है तब ये सिंथेसिस ऑफ फूड यानी कि खाना बनाने में मदद करने लगता है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि पिचर प्लांट हो गया या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, आल्सो मॉडिफाइड लीव्स। पिचर प्लांट में भी, जिसको हम वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, इनमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये था हमारा यहाँ पर लीफ। यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, ये पहला डायग्राम, यहाँ पे आप स्टेम देख पा रहे होंगे, इसमें लीफ मॉडिफाई हो जाती है लीफ टेंड्रिल में। और दूसरा डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें जो कैक्टाई में दिखाया गया है कि इसमें लीफ मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में, कांटों में मॉडिफाई हो जाती है। तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें, ए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। जो हमारी शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाती है, और इंटरनोड डू नॉट इलांगेट, और जो हमारे इंटरनोड्स होते हैं यानी कि दो नोड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं, और ये इलांगेट नहीं कर पाते हैं। द एक्सिस गेट कंडेंस्ड, और एक्सिस हमारी कंडेंस हो जाती है। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडिक्सेज, और जो हमारी अपेक्स होती है वो अलग अलग तरह के फ्लोरल अपेंडिक्सेज का फॉर्मेशन कर देती है, लेटरली सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। व्हेन आ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, जब शूट टिप हमारी जो होती है वो एक फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इट इज ऑलवेज सोलिटरी। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस
फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर के अरेंजमेंट को हम इनफ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द वेदर द अपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर आर कंटिन्यू टू ग्रो। यहाँ पे अगर हम इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो हमारा दो टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है, एक रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस और एक साइमोस इनफ्लोरेसेंस। अगर हम रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, इनमें मेन एक्सिस हमारी लगातार ग्रो करती रहती है एंड जो फ्लावर हमारे होते हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में पाए जाते हैं। अब अगर हम साइमोस इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो साइमोस इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस हमारी होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, इसलिए यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, कुछ समय के लिए ग्रोथ होती है, और फ्लावर इनमें जो होते हैं वो बेसिपेटल ऑर्डर में पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये जो पहला डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है ये हमारा रेसिमोस टाइप का फ्लावर इनफ्लोरेसेंस दिखाया गया है, और दूसरे डायग्राम में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक फ्लावर निकला है, कि मतलब जो इसकी टिप होती है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, और ऐसे जो इन्फ्लोरेसेंस को हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये था हमारा इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अब अगर हम फ्लावर की बात करें, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर हमारे होते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट के। इट इज मीन्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल। जो हमारा फ्लावर होता है उसके पास 4 वर्ल होती हैं। अब अरेंज सक्सीटिव ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टॉक, जिसको हम थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल कहते हैं। अब अगर हम इन 4 वर्ल की बात कर लें तो ये 4 वर्ल होती हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। अब अगर हम कैलिक्स और करोला की बात करें तो ये दोनों जो हैं वो एक्सेसरी वर्ल हैं या फिर एक्सेसरी आर्गन हैं। अब अगर हम एंड्रूसियम और गाइनोसियम की बात करें तो ये दोनों हमारी रिप्रोडक्टिव आर्गन हैं। इन सम फ्लावर, जैसे कि लिली की अगर हम बात कर लें, द कैलिक्स एंड करोला नॉट डिस्टिंक्ट, हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम पेरियंथ कहते हैं। अब व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम, जब फ्लावर के पास एंड्रूसियम और गाइनोसियम दोनों पाए जाएंगे तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर हम सिमेट्री के हिसाब से देखें तो फ्लावर जो हमारा होता है वो या तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा या फिर जाइगोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ, जब फ्लावर को हम 2 बराबर हाफ में डिवाइड कर सकते हैं एनी रेडियल ऑफ प्लेन, किसी भी प्लेन से, तो ऐसी सिमेट्री को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और एग्जांपल यहाँ पर हमारा मस्टर्ड, धतूरा और चिली हो जाएगा। अब व्हेन इट कैन डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ ओनली इन अ वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, सिर्फ जब हम फ्लावर को एक पार्टिकुलर प्लेन से डिवाइड कर पाएँ 2 बराबर भागों में, तो ऐसी सिमेट्री को हम जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। और ये जो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है वो पी, गुलमोहर, बीन और कैल्शियम पाई जाती है। अब ये फ्लावर इज एसिमेट्रिकल, यानी कि जो फ्लावर हमारा होगा एसिमेट्रिकल उसमें पाया जाएगा, यानी कि इरेगुलर होंगे। तो इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू 2 सिमिलर हाफ इन एनी वर्टिकल पासेस प्लेन, किसी भी प्लेन से हम फ्लावर को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिमेट्री को हम एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। और जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो कना प्लांट हो जाएगा। अब ये फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस, व्हेन द फ्लोरल अपेंडिक्सेस आर इन मल्टीपल 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। फ्लावर विद ब्रैक्ट reduced leaf found at the base of the pedicle called bracted, and those without bract उनको हम ebracted कहते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा, अब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन द थैलेमस, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम के आधार पर ओवरी के रिस्पेक्ट में फ्लावर को हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम हाइपोगाइनस की बात करें तो हाइपोगाइनस फ्लावर आर द गाइनोसियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन। हाइपोगाइनस फ्लावर में जो हमारी गाइनोसियम होती है यानी कि ओवरी होती है वो हाईएस्ट पोजीशन पाई जाती है, जबकि अदर फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो हमारे
ओवरी के नीचे पाए जाते हैं। और ऐसे फ्लावर में अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी को हम सुपीरियर कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें हम, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा मस्टर्ड हो जाएगा, चाइना रोज हो जाएगा और ब्रिंजल हो जाएगा। अब अगर हम पेरीगाइनस की बात करें तो पेरीगाइनस फ्लावर में इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, तो ऐसे फ्लावर को हम पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं। और इसमें ओवरी जो हमारी होती है वो हाफ इन्फीरियर कह सकते हैं या फिर उसको हम हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा प्लम हो जाएगा, रोज हो जाएगा और पीच हो जाएगा। अब लास्ट हमारा यहाँ पर है एपीगाइनस फ्लावर। अगर हम एपीगाइनस फ्लावर की बात करें तो ऐसे फ्लावर में जिनमें मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, जो हमारा मार्जिन होता है थैलेमस का वो ऊपर की ओर ग्रो कर जाता है और ओवरी को पूरी तरीके से ढक देता है एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, और ओवरी के साथ में ये फ्यूज हो जाता है। और अदर पार्ट जो फ्लावर के होते हैं वो ओवरी के ऊपर से अराइज होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम एपीगाइनस फ्लावर कहते हैं। और अगर यहाँ पे हम ओवरी की बात करें तो यहाँ पर ओवरी हमारी इन्फीरियर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे गुआवा, कुकम्बर और रे फ्लोरेट सनफ्लावर हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये था हमारा कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम के आधार पर एपीगाइनस, पेरीगाइनस और हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो अगर हम पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करें तो ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल वर्ल, 4 वर्ल पाई जाती हैं। वो है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। यहाँ पर अगर हम कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स जो हमारी होती है वो आउटर मोस्ट वर्ल होती है। जो मेंबर होते हैं कैलिक्स के उनको सेपल्स कहा जाता है। सेपल्स जो हमारे होते हैं वो जनरली ग्रीन होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन द बड स्टेज में। अब कैलिक्स में भी गैमोसिपलस या फिर पॉलीसिपलस होते हैं। गैमोसिपलस यानी कि जो सेपल्स हमारे होंगे वो एक साथ होंगे, यूनाइटेड होंगे, और पॉलीसिपलस का यानी कि जो सेपल्स हमारे होंगे वो फ्री होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारी वर्ल है वो है कोरोला। अगर हम कोरोला की बात करें तो कोरोला कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स जो हमारे होते हैं वो यूजुअली ब्राइट कलर्ड होते हैं और ये पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। कैलिक्स करोला में भी आल्सो फ्री, कैलिक्स भी जो होते हैं कैलिक्स की तरह करोला भी जो होते हैं वो हमारे या तो फ्री होंगे या फिर यूनाइटेड होंगे। अगर हमारे कैलिक्स की तरह जो करोला हैं वो भी अगर फ्री हैं तो इनको हम गैमोपिटलस कहेंगे, और एक साथ जुड़े हुए हैं तो इनको हम पॉलीपिटलस का नाम देंगे। अगर हम शेप की बात करें, शेप एंड कलर ऑफ करोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट। करोला में भी ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है या फिर व्हील शेप यानी कि चक्राकार हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बेटा हमारा है एस्टिवेशन। अगर हम एस्टिवेशन की बात करें तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स अथवा पेटल्स के अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन का नाम देते हैं। अगर हम एस्टिवेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा एस्टिवेशन जो होता है वाल्वेट टाइप का एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड टाइप का होता है, इम्ब्रिकेट और बैकजलरी, यानी कि 4 टाइप का एस्टिवेशन होता है, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड बैकजलरी। अब when the sepals or petals in a whirl just touch one another at the margin, जो हमारे सेपल्स अथवा पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं एक मार्जिन पे बिना ओवरलैपिंग किए हुए, तो ऐसे एस्टिवेशन को हम वाल्वेट एस्टिवेशन का नाम देते हैं। और अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा कैलोट्रोपिस हो जाएगा। अब इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिक्स ओवरलैप डेट ऑफ द नेक्स्ट वन, अगर एक मार्जिन हमारी दूसरे को ओवरलैप करती है जैसा कि चाइना रोज में देखने को मिलता है, लेडी फिंगर में देखने को मिलता है और कॉटन में देखने को मिलता है, तो ऐसे एस्टिवेशन को हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन का नाम देते हैं। अब अगर हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की बात करें तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में जो हमारे सेपल्स और पेटल्स होते हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं लेकिन बिना किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि जब सेपल्स अथवा पेटल्स
एक दूसरे को बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के ओवरलैप करते हैं। ऐसे एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का नाम देते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो यहाँ पर कैसिया और गुलमोहर एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इन पी एंड बीन, पी और बीन में क्या होता है कि जो हमारे 5 पिटल्स होते हैं उनमें से एक हमारा लार्जेस्ट पिटल होता है जिसको हम स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। ये लार्जेस्ट पिटल ओवरलैप करता है 2 लेटरल विंग्स को, जो कि हमारे दोबारा से ओवरलैप करते हैं 2 छोटे एंटीरियर पिटल्स को, जिसको हम कील का नाम देते हैं। और इस टाइप के एस्टिवेशन को हम बैक्जेलरी एस्टिवेशन कहते हैं। और बैक्जेलरी एस्टिवेशन जो होता है बैक्जेलरी एस्टिवेशन कहते हैं। और बैक्जेलरी एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो बैक्जेलरी एस्टिवेशन हमारा पी और बीन में पाया जाता है। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए कि जो आपको मार्जिन सेपल्स अथवा पेटल्स के दिखाए गए हैं और एक दूसरे को जस्ट टच करने वाले हैं। दूसरे डायग्राम में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो सेपल्स अथवा पेटल्स हमारे हैं वो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एंड उसका ओवरलैप कर रहा है और दूसरा एंड अंदर की तरफ है। तीसरा जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे जो मार्जिन्स हमारे हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो, एक मार्जिन ये बाहर की तरफ दिखाया गया, दूसरा मार्जिन यहाँ पे अंदर की तरफ दिखाया गया। और यहाँ पे जो देख रहे हो कि दोनों मार्जिन हमारे जो हैं वो बाहर की तरफ हैं, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि दोनों मार्जिन हमारे अंदर की तरफ हैं। ये हमारा लास्ट में दिखाया गया है। ये सबसे लार्जेस्ट जो हमारा पेटल है जिसको हम स्टैंडर्ड का नाम देते हैं, ये ओवरलैप कर रहा है 2 लेटरल विंग्स को, और उसके बाद ये विंग्स जो हैं फिर से ओवरलैप कर रहे हैं 2 छोटी कील्स को। तो ये था हमारा बेटा एस्टिवेशन के बारे में, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और बैक्जेलरी एस्टिवेशन। उसके बाद यहाँ पर बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड्रूसियम के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। एंड्रूसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। एंड्रूसियम जो यूनिट होती है उसको हम स्टेमन कहते हैं। और ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टाक, फिलामेंटेड एंथर। जो हमारा एंड्रूसियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंसिस्ट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है, और इसमें स्टाक पाया जाता है, फिलामेंट और एंथर पाया जाता है। ईच एंथर यूजली बाइलोब्ड। जो एंथर होता है हमारा वो जनरली बाइलोब्ड होता है, यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं ये एंथर हमारा है और इस तरीके से ग्रोप पाई जाती है बीच में, इसलिए बाइलोब्ड कहा जाता है। और अगर हम दोनों लोब की बात करें, इन दोनों लोब में पोलन सैक पाए जाते हैं। अब द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन अ पोलन सैक। जो हमारे पोलन सैक होते हैं इनके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्टेराइल स्टेमन कॉल्ड स्टेमिनोड। जो हमारे स्टेराइल स्टेमन होती हैं उसको हम स्टेमिनोड का नाम देते हैं। अब स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज पेटल्स एमंग देमसेल्फ। व्हेन स्टेमन इज अटैच टू द पेटल्स, इसको हम एपीपेटल्स का नाम देते हैं, जैसा कि ब्रिंजल में होता है। अब अगर हम एपीफिलस की बात करें तो जब हमारे स्टेमन पेरियंथ से अटैच होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम एपीफिलस कंडीशन कहते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारा लिली फ्लावर हो जाएगा। अब स्टेमन इन अ फ्लावर में आइदर बी फ्री। अगर हमारे स्टेमन जो होते हैं वो फ्री होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं। और यूनाइटेड होते हैं वैरिंग डिग्री में। तो अगर स्टेमन हमारे एक बंच में, एक गुच्छे में यूनाइटेड है, एक बंच में जुड़े हैं, एक बंडल में है, तो ऐसे स्टेमन को हम मोनोएडल्फस कहते हैं, जैसे कि चाइना रोज में होता है। अगर 2 बंडल में मतलब एक साथ यूनाइटेड होंगे तो इनको हम डाइएडल्फस कहेंगे, जैसे कि पी में होता है। और अगर 2 से ज़्यादा बंडल होंगे तो उसको हम पॉलीएडल्फस का नाम देते हैं, जैसा कि सिट्रस नींबू में देखने को मिलता है। देयर में भी वेरिएशन इन द लेंथ। इनके फिलामेंट जो होता है उनमें लेंथ में वेरिएशन होता है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग इनकी लेंथ होती है विद इन अ फ्लावर, एज जैसे कि साल्विया और मस्टर्ड में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है गाइनोसियम के बारे में। तो अगर हम गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो हमारा गाइनोसियम होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये मेड अप ऑफ मोर कार्पेल्स। एक कार्पेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर हम कार्पेल्स की बात करें तो कार्पेल्स के 3 मेन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी हमारी इनलार्ज बेसल पार्ट होती है जो कि लाई द इलांगेटेड ट्यूब।
अगर हम स्टाइल की बात करें तो स्टाइल जो हमारी होती है कनेक्ट करती है ओवरी को स्टिग्मा के द्वारा, ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करती है हमारी स्टाइल। अब स्टिग्मा की अगर हम बात कर लें तो स्टिग्मा हमारा स्टाइल के टिप पर पाया जाता है और ये इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। और जो हमारा स्टिग्मा होता है ये रिसेप्टिव सरफेस होता है पोलन ग्रेन के लिए, यानी कि जो पोलन ग्रेन हमारे निकलेंगे वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। अब ईच ओवरी वेयर वन आर मोर ओव्यूल, जो हमारी हर ओवरी होती है प्रत्येक ओवरी एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल इसके अंदर पाए जाते हैं, अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कार्पल्स पाए जाएंगे तो ये या तो फ्री होंगे जैसे कि लोटस में होता है और रोज में होता है, तो इसको हम एपोकार्पस का नाम देते हैं। और अगर जब ये फ्यूज होंगे आपस में तो इसको हम सिनकार्पस, और अगर ये फ्यूज होंगे आपस में तो इसको हम सिनकार्पस का नाम देते हैं। और सिनकार्पस की अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो ये हमारे मस्टर्ड और टोमेटो में पाए जाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे बेटा हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड और ओवरी मैच्योर इनटू द फ्रूट। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारी ओव्यूल होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं और ओवरी हमारी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। चलिए बेटा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटेशन। अगर हम प्लेसेंटेशन की बात करें तो ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। अगर हम प्लेसेंटेशन के टाइप की बात करें तो प्लेसेंटेशन हमारा डिफरेंट टाइप का होता है, नेमली मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, सेंट्रल प्लेसेंटेशन एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ये हमारे प्लेसेंटेशन के टाइप हो गए। अब अगर हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करें तो जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है इसमें जो प्लेसेंटा होता है एक रिज का फॉर्मेशन करता है अलोंग द वेंट्रल शटर ऑफ द ओवरी। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज। जो ओव्यूल होता है वो इसी रिज के ऊपर पाया जाता है और दो रो का फॉर्मेशन करता है जैसे कि पी प्लांट में होता है। अब व्हेन द प्लेसेंटेशन इज एक्जियल, जब प्लेसेंटेशन एक्जियल होता है द ओव्यूल आर अटैच टू इट, इसमें ओव्यूल अटैच हो जाता है और इन मल्टीलॉकुलर ओवरी, जो ओव्यूल हमारा अटैच होता है वो मल्टीलॉकुलर ओवरी में अटैच होता है। द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्जाइल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल की अगर हम इसके बात कर लें तो चाइना रोज हो जाएगा, टोमेटो और लेमन हो जाएगा। अब अगर हम पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें तो पैराइटल प्लेसेंटेशन में द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओव्यूल हमारा ओवरी की इनर वॉल पर डेवलप होता है या फिर पेरीफेरल पार्ट ऑफ द ओवरी, या फिर इसके पेरीफेरल पार्ट पर डेवलप होता है। इसमें पैराइटल प्रेजेंटेशन में ओवरी जो होती है वो वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन ड्यू टू द फॉल्स सेप्टम, इसमें फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन होता है जिससे ये टू चैम्बर्ड हमको दिखाई देती है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे मस्टर्ड और आर्जिमून हो जाए। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे मस्टर्ड और आर्जिमून हो जाएंगे। अब व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, जब ओव्यूल हमारा सेंट्रल एक्सिस पे पाया जाता है एंड सेप्टा आर एब्सेंट, और जब सेप्टा एब्सेंट होते हैं जैसा कि हमें डायंथस और प्रिमरोज में दिखाई देता है, तो ऐसे प्लेसेंटेशन को हम फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब अगर हम बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें तो बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा जो डेवलप होता है वो बेस ऑफ द ओवरी, यानी कि ओवरी के बेस पर प्लेसेंटा डेवलप होता है और सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट, और इससे सिंगल ओव्यूल अटैच होता है जैसा कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होता है। तो ये था हमारा प्लेसेंटेशन के बारे में। अब अगर हम फ्रूट की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रूट, द फ्रूट। चलिए देखते हैं इसमें फ्रूट जो हमारा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के, जिनको हम हायर प्लांट भी कहते हैं। अब इट इज मैच्योर और राइपेंड ओवरी, ये राइपेंड ओवरी यानी कि पकी हुई ओवरी होते हैं और डेवलपमेंट इनका फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अब अगर कोई फ्रूट ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन के अगर डेवलप हो रहा है तो ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल आर
पेरिकार्प एंड सीड। जनरली फ्रूट में पेरिकार्प और सीड पाए जाते हैं। अगर पेरिकार्प में भी ड्राई हो सकती है या फिर फ्लैसी हो सकती है। वह पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी, जब पेरिकार्प थिक और फ्लैसी होगी तब ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है, सबसे बाहर एपिकार्प में, मिडिल में मीजोकार्प में, और सबसे अंदर जो होती है वो एंडोकार्प होती है। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये आपको एक डायग्राम आपको मैंगो का दिखाया गया है और दूसरा कोकोनट दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे बाहर आपको एपिकार्प दिखाई गई है, फिर मीजोकार्प दिखाई गई है, फिर सीड, और सबसे अंदर एंडोकार्प दिखाई गई है। ये हमारा मैंगो का फ्रूट है और ये कोकोनट है। अब अगर हम मैंगो की बात कर लें, इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट आर नोन एज ड्रूप फ्रूट। मैंगो और कोकोनट दोनों को ड्रूप फ्रूट कहा जाता है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। आर वन सीड, और इनके अंदर सिर्फ एक सीड पाया जाता है। इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, ए मिडिल फ्लैसी इडेबल मीजोकार्प, और सबसे अंदर जो होती है वो हार्ड और स्टोनी होती है जिसको हम एंडोकार्प कहते हैं। इन कोकोनट विच इज आल्सो ड्रूप, कोकोनट की अगर हम बात करें वो भी ड्रूप फ्रूट है, लेकिन इसमें मीजोकार्प जो होती है वो फाइबरस होती है। तो ये था हमारा फ्रूट के बारे में। चलिए बेटा, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सीड। अब अगर हम सीड की बात करें तो जो हमारा ओव्यूल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप हो जाता है। ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। जो हमारा सीड होता है वो सीड कोट और एक एम्ब्रियो से बना होता है। अब अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन रेडिकल, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 1 और 2 कार्टिलेडन्स के द्वारा होता है। अगर हम 1 कार्टिलेडन की बात करें तो व्हीट और मेज में पाए जाते हैं, और अगर 2 कार्टिलेडन की बात करें हम तो ग्राम और पी में पाए जाते हैं। जिन प्लांट में एक कार्टिलेडन पाया जाता है उनको हम मोनोकाट प्लांट बोलते हैं, और जिनमें 2 कार्टिलेडन पाए जाएंगे उनको हम डाइकाट प्लांट बोलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकार्टिलेडनस सीड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग हमारी होती है उसको हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट की 2 लेयर होती हैं। आउटर जो लेयर होती है उसको हम टेस्टा कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम टिगमेन कहते हैं। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट। सीड कोट के ऊपर एक स्कार पाया जाता है जिसको हम हाइलम कहते हैं, जिसके द्वारा जो हमारा डेवलपिंग सीड होता है वो फ्रूट से अटैच रहता है। एबव द हाइलम है स्मॉल पोर। हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर पाया जाता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अब विद इन द सीड कोट, सीड कोट के अंदर, विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर एक एम्ब्रियो होता है कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कार्टिलेडन, जिसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कार्टिलेडन पाए जाते हैं। द कार्टिलेडन आर ऑफन फ्लैसी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। कार्टिलेडन्स जो होते हैं वो हमारे फ्लैसी होते हैं और ये फुल होते हैं, फूड मटेरियल रिजर्व होता है इनमें। एट द 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 एंड पे, एक पे रेडिकल पाया जाता है और दूसरे एंड पर प्लूम्यूल पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से रूट का फॉर्मेशन होता है और प्लूम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है। अब इन सम सीड, कुछ सीड में जैसे कि कैस्टर हो गया, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ सीड की अगर हम बात करें जैसे कैस्टर में जो एंडोस्पर्म होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है। अब इन प्लांट सच एज वीन, ग्राम एंड पी, अगर हम वीन, ग्राम और पी की बात करें तो इसमें एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। जब सीड मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, और ऐसे सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। अब यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये आपको डायग्राम दिया है, ये आपको सीड कोट ऊपर दिखाया गया है, और यहाँ पे आपको एक स्कार दिखाया है जिसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम के एक ऊपर एक पोर पाया जाता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पे दूसरा डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये दोनों आपको कार्टिलेडन्स दिखाए गए हैं, और इन कार्टिलेडन्स के अंदर फूड मटेरियल रिजर्व होता है कार्टिलेडन में। दूसरा यहाँ पे एक प्लूम्यूल दिखाया गया जिससे कि स्टेम का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा यहाँ पर आपको रेडिकल दिखाया गया है, और रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से रूट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकार्टिलेडनस सीड।
अब हम मोनोकाट सीड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जनरली मोनोकाटिलिडनस सीड आर एंडोस्पर्मिक। जो हमारे जनरली मोनोकाट सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। कुछ जैसे कि ऑर्किड्स हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोड इज मेम्ब्रेनस। जो मक्का होता है उसमें सीड कोड जो होता है वो हमारा मेम्ब्रेनस होता है, और जनरली ये फ्यूज हो जाता है फ्रूट बाल के साथ में। अब द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म हमारा बल्की होता है और अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेटेड द एम्ब्रियो बाय द प्रोटेनेशियस लेयर, जिसको हम एलेरोन लेयर कहते हैं। जो हमारी आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को बाय द प्रोटेनेशियस लेयर, जिसको हम एलेरोन लेयर कहते हैं। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रोव। ग्रोव मतलब होता है खांच में, एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। अब द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रोव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड कॉटलिडन, जिसको हम स्क्विटुलम कहते हैं। जो हमारा मोनोकाट सीड में कॉटलिडन पाया जाता है, जिसको हम स्क्विटुलम कहते हैं। एंड अ शॉर्ट एक्सिस, जिसको हम एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। और एक एक्सिस पाई जाती है जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इंक्लूड इन अ शीथ विच इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। चलिए अब हम आपको यहाँ पे मोनोकाट सीड का डायग्राम दिखा देते हैं। अगर हम मोनोकाट सीड के डायग्राम की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीड कोट और फ्रूट बाल आपस में फ्यूज हो गई है, और यहाँ पर आपको ये एलेरोन लेयर दिखाई गई है। जो एलेरोन लेयर हमारी होती है ये प्रोटेनेशियस होती है। यहाँ पर आपको पूरा एंडोस्पर्म यहाँ पे दिखाया गया है, और उसके बाद जो इसमें एक कॉटलिडन पाया जाता है जिसको हम स्क्विटुलम कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये प्लूम्यूल दिखाया गया है और ये रेडिकल दिखाया गया है। प्लूम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। प्लूम्यूल को जो कवर करके रखता है उसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं, और जो रेडिकल को कवर करके रखता है इसको हम कोलियोराइजा का नाम देते हैं। तो ये था हमारा मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का पूरे टॉपिक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेस्ट ऑफ